नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं आपके फायदे को लेकर, आपके निवेश को लेकर, और बेहतर निवेश के लिए हर कोई अपने स्तर पर लगातार प्रयास करता है कि कैसे अलग अलग माध्यम हैं जो हमारे पास निवेश के, उसमें हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, जिस तरीके से शेयर बाजार की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए लगातार एक रुझान जो है वो नज़र आ रहा है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, यानी सोने की अगर बात खासतौर से की जाए। और ये इसलिए भी क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अभी तक के अपने उच्चतम स्तर पर है। लेकिन क्या अभी जो समय चल रहा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड में निवेश करने के लिए सही है? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इससे पहले हमें जानने होंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब आज हम यहाँ आपको बताने जाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे कि किस तरीके से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए, ना जाने कितने ही वर्षों से एक सुरक्षित निवेश का जो माध्यम है वो गोल्ड रहा है, सोना रहा है, और अभी तक लोगों का उस पर विश्वास भी कायम है। हालांकि इसमें अब तरीके जो हैं वो कई बदल चुके हैं। नई तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल हम देखते हैं, किस तरीके से नई तकनीक के सहारे, वो क्या फॉर्मूला है जिसके सहारे आप भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और क्या ये सही समय है नहीं, ऐसे तमाम सवालों के जो जवाब हैं आज हम यहाँ मनी मंत्र में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम मनी मंत्र की। गोल्ड में निवेश की जब हम बात कर रहे हैं कि आखिर सही समय और सही तरीका, अपने आप में ये तो बात हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं। और क्योंकि लगातार जो स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि क्या जो इसकी चमक है वो बिखेरता हुआ नजर आएगा, और सवाल पहला यही उठता है, क्या अभी गोल्ड में निवेश करना सही होगा? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट की स्थिति बनी हुई है, मार्केट कंडीशन बनी हुई है, लोगों को लग रहा है कि शायद ये ठीक है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल है कि गोल्ड की कीमत लगातार क्यों बढ़ रही है, क्यों लगातार हमारा जो लालच है वो बढ़ रहा है। हम यही देखते हैं कि उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ एक सवाल और कि जो गोल्ड की कीमत है, जो गोल्ड रेट है, वो कहां तक जा सकता है। इन तीन सवालों को आपको हमेशा याद रखना होगा जब हम ये बात करते हैं कि हमें सोने में निवेश करना है, गोल्ड में हमें निवेश करना है। पहला कि क्या अभी जो निवेश का समय है वो सही है, क्या हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसकी कीमत आखिर लगातार क्यों बढ़ रही है। जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, और वही जानकारी आपको आज हम यहाँ देंगे। साथ ही साथ एक सवाल और कि इसकी जो कीमत है, जिसको देखकर हमें लग रहा है कि जो गोल्ड है अभी तक उच्चतम स्तर पर है, ये आखिर कहाँ तक जा सकती है, कहाँ इसका और उच्चतम स्तर जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि माना ये जा रहा है 2006 की अगर देखिए बात की जाए तो करीब जब हम सोने का रेट देखते हैं तो 8,000 प्रति 10 ग्राम तब था, और आज के समय में अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि कैसे वो लगातार कोशिश कर रहा है। और कई विशेषज्ञों को तो मानना ये भी है कि इस वर्ष वो 1 लाख की जो कीमत है उसको भी पार कर सकता है। फिलहाल क्या स्थिति होगी या नहीं, और ऐसे में गोल्ड निवेश को लेकर क्या क्या माध्यम अब आपके पास हैं, यानी कई तरीके हैं। पहले तो हम फिजिकल गोल्ड को ही देखते थे, यानी आभूषण के जरिए जो गोल्ड में निवेश की बात कही जाती थी, लेकिन अब गोल्डन इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड में निवेश के और क्या तरीके हैं, ये भी आपको यहाँ बता देते हैं कि किन तरीकों के जरिए आज के समय में लोग जो हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड, और साथ ही डिजिटल गोल्ड, यानी फिजिकल फॉर्म में जब हम बात करते हैं आभूषण की या बिस्किट्स की बात की जाए, बार की बात की जाए, डिजिटल गोल्ड जो है अलग अलग ऐप्स के जरिए हम देखते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड ETF की अगर बात की जाए, और साथ ही गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी एक बेहतर माध्यम हमने देखा किस तरीके से गोल्ड निवेश का। तो ये 5 एक तरीके से टॉप 5 तरीके इनको हम मान सकते हैं कि कैसे इनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं सोने में, गोल्ड में। लेकिन क्या ये सही समय है या नहीं, ये हम जानेंगे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे। और इसके लिए सीधे तौर पर जब बात की जाती है कि किस तरीके से अभी हम जो समय देख रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, इस पर जानकारी लेंगे। राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं बुलियन मार्केट के। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी। सबसे पहले सवाल यही है, क्या अभी जो समय है उसको सही माना जा सकता है गोल्ड में निवेश के लिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं को देखते हुए और साथ में जो स्टॉक मार्केट में गिरावट है वो देखते हुए स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड पे निवेश का अच्छा समय है। परंतु 2-3 दिन से पिछले सोने में गिरावट है। 89,000 टच करने के बाद सोना वापस 86,000 के आसपास है। 3-4 दिन में ये बात है जी। परंतु कोई भी चीज इतनी बढ़ती है तो देखिए करेक्शन तो एक बार आती है, कुछ समय तो वो करेक्शन देखने को मिलती है जी। परंतु लॉन्ग टर्म के हिसाब से और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एक तो जो युद्ध वाली जो बात चले जा रही है, खत्म नहीं हो रहा है वो, और साथ में ट्रेड वॉर चल रही है जो कि
टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके अंदर अलग अलग देश अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगा रहे हैं जी। दूसरे देश से तो राहुल जी, क्या आना। यही वजह है कि जो उसका रेट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है? भले ही 2 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें गिरावट नजर आ रही हो, लेकिन क्या यही वजह है? तो तो आखिर देखते हुए जी बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि अलग वजह अलग चल वजह रही है जो वो है। अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वॉर ही है आज की तारीख के अंदर। जी। अलग अलग देश एक दूसरे के माल को रोक रहे हैं, हम्म। तो उसके रहते ही ये सब हो रहा है कि जी। टैरिफ बढ़ रहे हैं, ड्यूटीज बढ़ रही हैं। हम्म। और ड्यूटीज लगने से एक देश के अंदर दूसरे देश में माल जाता था, जी। मर्चेंडाइज जाती थी, जी। उसके ऊपर रुकावट लग रही है। तो उससे जो बिजनेसेस हैं, जो उनकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस हैं, हम्म। उनमें जो निवेश लोग उससे एग्जिट कर रहे हैं। जैसे जी। भारत से मान लीजिए अमेरिका एक्सपोर्ट होता था, उसमें अगर अब स्टील को लेके अलग अलग तरह जी स्ट्रक्चर्स की बिल्कुल, प्रॉब्लम है, यानी जो अलग अलग वजह हैं तो वो सीधे स्टील तौर के पर। स्टॉक्स अपने आप गिर जाएंगे। जी। और अपने जो व्यापार सुचारू रूप से चल बाजार। हम्म। जी, ज़ाहिर तौर पर अलग अलग हाँ जी। वजह जो हैं वो यहाँ नज़र आती हैं, और उसी वजह से लगातार अगर बात की जाए कि क्योंकि जो अलग अलग इसके माध्यम में जो तरीके हैं, और उसी वजह से हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि कैसे इसकी जो चमक है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस चमक का फ़ायदा कहाँ तक आपको मिल सकता है, कहाँ तक इसका जो रेट है, गोल्ड का रेट, वो बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात कि आने वाले दिनों में ये कहाँ तक पहुँच सकता है, या जिस तरीके से एक ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, इसमें गिरावट भी आ रही है, तो क्या निवेश के लिए एक ये बेहतर विकल्प है अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए या नहीं? और ख़ासतौर से ये अक्सर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम सुनते हैं कि पोर्टफोलियो जो है उसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना चाहिए, यानी थोड़ा सा विविधीकरण उसमें हमको रखना चाहिए। राहुल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या माना जाए, अगर ख़ासतौर से पहले इसके कीमतों की अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये अंदेशा जो जताया गया था अब से पहले ही कि इस बार 1 लाख का जो आंकड़ा है उसको ये पार कर जाएगा, और करीब अगर जनवरी फरवरी महीने की बात की जाए तो करीब 11% की 10 से 11% का इजाफा इसमें हमने देखा है, कहाँ तक आखिर ये जो रेट है पहुँच सकता है? देखिए, रुपया की गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम बढ़ना, दोनों रुक नहीं रहे हैं, दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जी। और उसका जो मूल कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितताएं हैं, तो वो रुकती अभी दिखती नहीं है। अभी जब से अमेरिका में नई सरकार आई है उसके बाद अभी वो उसके अंदर और अलग अलग तरीके देख रहे हैं कि जैसे भारत की नीति थी मेक इन इंडिया, उस तरह मेक इन अमेरिका जी। जैसी जो नीति जोर पकड़ रही है, तो उसके जी। रहते अभी लगता नहीं कि एकदम इसमें रुकने वाली सिचुएशन है। और सोने का दाम भारत में दिवाली तक, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके ऊपर सट्टा करा जाए, परंतु 1 लाख कोई बहुत दूर दिखने वाली बात नहीं दिखती। आप सोचिए, इतनी लंबी तेजी 70 से 89 तक पहुंचने के बाद केवल 3000 की करेक्शन है, इसके खास लंबी करेक्शन नहीं है। तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि दाम अभी रुकते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3100, जो कि आज की तारीख में $2850 है, पिछले हफ्ते ये दाम $2950 तक पहुंच गया था, तो 3000 दिख रहा था, तो $2950 टच करके वापस $2850 आ गया कल जी। और ऐसा मानना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कि अब $3100 कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो $3100 की बात करें तो $250 और, मतलब मात्र 7-8% और, यानी ज़्यादा समय, आप ऐसा उम्मीद है आपकी ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। लेकिन इसके जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम की अगर हम बात करें, फिजिकल गोल्ड को हम सभी जान रहे हैं कि फिर चाहे आभूषण की बात की जाए, सिक्कों की बात की जाए, बार्स की या बिस्किट की हम बात करें, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जो पेमेंट ऐप हैं वो डिजिटल गोल्ड के लिए ऑप्शन देती हैं। डिजिटल गोल्ड में जाना कितना सही आपको लगता है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। तो भारत सरकार ने 2 स्कीम निकाली थी, एक है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जी, और एक थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार को रेट बढ़ने की वजह से शायद सरकार को काफी महंगा पड़ा, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छी स्कीम थी दुनिया के अंदर। सोना लगाने के लिए आपको ब्याज भी मिलता था और सोने का दाम भी आपको मिलता था जी। दूसरी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है भारत सरकार की, वो आज भी लागू है। आप बैंकों के अंदर अपना फिजिकल सोना जमा करा सकते हैं खरीद कर, और उस पर आपको ब्याज मिलता है जी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि एक तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप छोटे से छोटा सोना खरीद सकते हैं, 10 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 10,000 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं, ये चीजें हैं। और साथ में हर बैंक ने अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बना रखे हैं, ETF बना रखे हैं जी। वो भी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, वो भी सोने के दाम से लिंक रहते हैं। उसमें बस एक ही बात, जो ETF होते हैं उसमें रख रखाव का आपको पैसा देना पड़ता है, साल
भर तक बैंक आपके लिए फिजिकली सोना संभाल के रखता है, उसके लिए आप चार्जेस देने पड़ते हैं। बिल्कुल राहुल फिर जी, एक और इसमें जो अंतर है उस अंतर को और बेहतर तरीके से मैं आपसे समझूंगा, और ईमेल के जरिए लगातार हमारे जो दर्शक हैं अपने सवाल भी भेजते हैं। अर्चना जी का सवाल है दिल्ली से ही, वो ये जानना चाह रही हैं कि जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो आभूषण में हमें निवेश करना सही है या जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनमें निवेश करना सही रहेगा? देखिए, आभूषण के अंदर आपके मेकिंग चार्जेस लगते हैं, परंतु उससे आपके दो फायदे उठा सकते हैं आप, वो पहनने के भी काम आते हैं और साथ में निवेश भी रहता है। परंतु जी आभूषण खरीदें तो जो सरकार का हॉलमार्क का कहना है कि आप हॉलमार्क देख कर ही खरीदें, जिससे आपको प्योरिटी का नुकसान ना हो, जी केवल आपका मेकिंग चार्ज का ही नुकसान रहे। तो वो सर्विस इनकम है, वो सर्विस फीस है जो आप दे रहे हैं, जो आपके पहनने के भी काम आती है। और यदि आप ज्वेलरी पहनने का और उसका आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मेल मेंबर है, उसको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, तो सिक्के ही एक तरीका है उतना बड़ा अमाउंट निवेश करने के लिए, जी जिससे आपका मेकिंग चार्जेस में नुकसान ना हो और आप एज सोने के वेट में सोने का वेट फ्यूचर में काट सकें। या मान लीजिए कल को ज्वेलरी भी नहीं खरीदे तो वो सोने के सिक्के देकर आपके लिए एक्सचेंज हो जाती है, उसके लिए आपको सोने का खरीद और फरोख्त दोबारा नहीं करनी पड़ती। तो जी दोनों तरीके फिजिकल सोने के अच्छे हैं। जी और जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है उसके अंदर ये समस्या तो एक बहुत मोटी समस्या है कि सोना किसी और के पास रहता है, आपके पास केवल एक लीगल राइट रहता है जी। उसको वापस लेने का। तो राहुल जी, अभी क्या आपने अगर उसमें यदि सुना जो हो- निवेशक है उसको एक विश्वास की कमी लगती है? क्योंकि जब हम ऑनलाइन उसको खरीदते हैं, अगर डिजिटल गोल्ड की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी आसान तो उसने बना दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विश्वास की कमी अभी भी है निवेशकों के बीच? देखिए, मेरा मानना है जैसे बैंक्स के जो ईटीएफ हैं उसमें तो जी विश्वास की कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार, रिजर्व बैंक सबके कंट्रोल में है। उनके पास जो जी आपका फिजिकल सोना रखा है उसका ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने रिफाइनर से टाई अप किया हुआ है। अब वो रिफाइनर्स के पास सोना है तो आपने एक पे विश्वास किया, एक ने दूसरे पे विश्वास किया, तो वो एक समस्या जरूर है। तो मुझे लगता है बैंकों वाले जो ईटीएफ हैं वो सबसे सेफ हैं। बैंक्स की जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है कि आपने सोना खरीद के फिजिकली बैंक के पास रखवा दिया, जी तो उसके अंदर जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो प्रॉपर है। वो जो बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी आरबीआई गवर्न करती है, आरबीआई उन्हें कंट्रोल करती है, जी परंतु एट द सेम टाइम वो भी किसी और एक तीसरे आदमी पे रिस्क ले रहे होते हैं जो फिजिकल सोना रखता है, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पीछे 10 दिन से अमेरिका में भी जो सोने का फिजिकल रखा हुआ है जी उसके भी ऑडिट कराने की बातें आ रही हैं। तो जी जब बात यहां आ गई कि अमेरिकन सरकार जो फिजिकल सोना रखा है उसका हिसाब किताब दोबारा देखना चाह रही है, तो इससे एक मैसेज एकदम क्लियर है कि जो आपके पास है वो मोस्ट सिक्योर है, परंतु उसकी आप सिक्योरिटी करने में अगर असक्षम है तो कुछ चीजें आप बैंकों के पास जमा करा के रखें। यदि सरकार दोबारा स्कीम लाती है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो जी वहां रखें जहां आपका रिस्क जीरो हो। जी और बिल्कुल कुछ पार्ट गोल्ड निवेश, मान लीजिए आपका 30% सोने में निवेश है, तो 10% उसमें से मतलब 3% आप प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका बेचना खरीदना बहुत आसान होता है। जी। ऐप के थ्रू आपने जब मर्जी खरीद लिया, जब मर्जी बेच लिया। और लेकिन जो फ्यूचर राहुल जी, मार्केट लेकिन जब हम ट्रेड गोल्ड होता है, ईटीएफ को देखते हैं तो वहां पर अगर पर यूनिट की अगर बात की जाए, क्योंकि जो हमारे निवेशक हैं, दर्शक हैं, उनको अभी अंदाज़ा नहीं होता कि जब हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना ग्राम जो सोना है उसको हम देख सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक अमाउंट जो है वो आपको शो हो जाती है, और उसमें भी किस तरह का एक, अगर हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कैसे उसकी जाँच की जा सकती है? देखिए भारत में जो रॉ सोना है, जो बुलियन है, वो 99.5% प्योरिटी का रहता है। जी उसके हिसाब से सोने का दाम निकलता है। और जो हम दाम देखते हैं 86,000, 5 अंकों का जो दाम देखते हैं वो 10 ग्राम का दाम होता है। जी मतलब 1 ग्राम का दाम आज की तारीख में 8600 रुपए हुआ, जी परंतु सब जगह जो दाम आ रहे हैं ईटीएफ के ऊपर, ये सब जगह जो भी दाम आ रहे हैं वो 10 ग्राम के दाम आ रहे हैं। चाहे वो फ्यूचर एक्सचेंज है एमसीएक्स का, उसके ऊपर भी 10 ग्राम के दाम आ रहे हैं। जी तो भारत में आम बाजार में दाम जो डिस्कस होता है वो 10 ग्राम का दाम होता है, 1 ग्राम का नहीं होता। तो जो भी आप दाम देख रहे हैं उससे ये समझें कि ये 10 ग्राम का दाम है, और यदि मैं उसको 10 से भाग कर दूं तो 1 ग्राम का दाम मुझे पता लग गया कि 1 ग्राम का दाम कितना है। जी वही वो दाम है जो कि 8,000 से 8,000 मतलब 800 रुपए से 8,600 हो गया है प्रति ग्राम जी पिछले 20 सालों के अंदर। कोई इसमें बढ़त आई है। बिल्कुल, किस तरीके से एक बड़ी बढ़त जो है इसमें देखने को मिली है, सुरक्षित भी है, इस वजह से निवेशकों का जो और ज़्यादा रुझान है इसमें नज़र आता है। लेकिन खासतौर से इससे जुड़ी जो और बातें हैं, पोर्टफोलियो में इसको हमें कितना रखना चाहिए और कैसे इसके जरिए पोर्टफोलियो की जो चमक है वो बढ़ सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्र में लगातार हम बात कर रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। जिस तरीके से रुझान बनता नजर आता है और गोल्ड का रेट हमने देखा किस तरीके से जो अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा, उस हालांकि गिरावट का जो दौर है वो भी मामूली गिरावट इसमें देखने को मिली। ऐसे में क्या हमें इसमें निवेश करना सही होगा या नहीं, लगातार इस पर हम बात यहाँ कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए राहुल गुप्ता जुड़े हैं और साथ ही साथ अब सब्यसाची रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यकारी निदेशक हैं जीजेईपीसी के। और राहुल गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सब्यसाची जी, आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि एक विश्वास जो है खासतौर से अगर महिला निवेशकों की माने तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद जो आभूषण है या सिक्का है उसमें ज़्यादा अगर हम निवेश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जो दूसरे हमारे पास विकल्प हैं, डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड ईटीएफ की बात की जाए, उसमें शायद उतना रुझान नजर नहीं आता। देखिए मुकुल जी, एक बात हम अभी राहुल जी भी है इधर, हमारा इंडिया भारत में क्या है कि करीब लास्ट 100 साल से या कभी उससे भी ज्यादा जी महिला ने जो निवेश करते हैं, आज तो आप लोग सब टीवी में बोल रहे हैं हर जगह पर, महिला घर घर में जो निवेश है वो गोल्ड ही है। और बैंकिंग जो इंडिया में चलता था वो गोल्ड ही है, अभी भी वही है कि रात में भी आप आपका जेवरात लेके जाइए कोई भी ज्वेलर के पास, वो आपको इमीडिएटली इनकैश कर देंगे। तो ये जो फंजिबिलिटी है आपका, जो अभी आप लोग बोल रहे हैं कि ये जो गोल्ड इन ईटीएफ फॉर्म बोलिए, गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म बोलिए या ज्वेलरी बोलिए, तो फंजिबिलिटी जो आम आदमी के पास जो है, जो गोल्ड का है, वो अभी भी ये ज्वेलरी में ही है। तो ज्वेलरी में क्या दो चीज आपको होते हैं। एक है आप कभी आपका शादी है, कहीं है, आप उसको पहन लीजिए, तो एडॉर्नमेंट का जो वैल्यू है वो तो आप इससे हट नहीं सकता है। तो महिला ने क्या करते हैं, जो एडॉर्नमेंट भी होते हैं और निवेश भी होता है। तो इसी के लिए अभी भी इंडिया में 80 से ज्यादा प्रतिशत अब ज्वेलरी में ही निवेश होते हैं। तो अभी जो गोल्ड का जो अभी दौर देखा है, ये दौर तो ठीक है, अभी देख रहे हैं सब लोग गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर इंडियन लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरी के इन्वेस्टमेंट है, बरकरार है और वो मार्केट में तो कमी नहीं है, वो तेजी है। और ये जो गोल्ड का जो इन्वेस्टेबिलिटी जो बढ़ गया है, उसमें जो भी आपका, क्योंकि अभी क्या एक ही फैमिली में आप जो आपका बोलते हैं जो पुरुष लोग है वो अभी स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, ईटीएफ है, ये सब आ रहा है, लेकिन अभी भी महिला लोग है वो अभी तक वो ज्वेलरी में निवेश करते हैं। वो उतना ये जो फिजिकल फॉर्म में जो बार बोलिए, कॉइन बोलिए, हाँ कॉइन में ये आप सही बोला है कि जो अभी भी जो नया बच्चा होते हैं तो सिक्का देके उनका मुंह देखता है। तो ये मतलब क्या है कि वो जन्म से आप गोल्ड का इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एनकरेज करते हैं। यानी एक सुनहरा भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड में दिखाया जाता है और उसी के पीछे लगातार हम कह सकते हैं जीवन भर प्रयास यही रहता है कि कैसे उसमें और निवेश हम कर सकते हैं। साथ ही राहुल जी, एक और सवाल हमारे पास है वर्षा जी का जयपुर से। वो ये जानना चाह रही हैं कि जो अलग अलग माध्यम हम बता रहे हैं, क्या इन माध्यम में अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या किसी माध्यम से हमें इनकम टैक्स में छूट भी मिल सकती है? देखिए, सोने के अंदर केवल इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन होती है। आप जब सोना खरीदते हैं और निर्यातकों को उसका फायदा नहीं मिलता है, आम आदमी को मिलता है। सब्यसाची जी रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोर्ट काउंसिल को। तो आम आदमी जब भारत में सोना खरीदता है और यदि वो बेचता है
तो कैपिटल गेन्स जो लगता है टैक्स 20% जो है, उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलती है। मतलब सरकार ये मानती है कि उस समय आपने जो 100 रुपया लगा के और 800 रुपए ग्राम में, मान लीजिए 1000 रुपए का 800 रुपए ग्राम में सोना खरीदा, जी, तो सरकार उसको इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन करती जाती है। तो आज की तारीख में वो इंडेक्स्ड वैल्यू जो उसकी इन्फ्लेशन के बेस पे है, मान लीजिए वो 100 रुपए आज आपके ट्रीट होंगे 500 रुपए और आपका सोना हो गया 10 गुना, तो आपको टैक्स 20% लगता है कैपिटल गेन्स, और साथ में इंडेक्सेशन का फायदा रहता है। तो जो मुनाफा है आपका, उसका अंदाजन 5-7% ही टैक्स जाता है कैपिटल गेन की वजह से, फिजिकल सोना खरीदने के अंदर। जी बिल्कुल। तो फिजिकल सोना कैपिटल एसेट माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और उसमें आपको इंडेक्सेशन लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है, 20% टैक्स लगता है, और उसके अंदर इंडेक्सेशन मिल जाती है तो हद करके 5-7% टैक्स ही लगता है। जो बाकी चीजों के अंदर वो फायदा आपको नहीं मिलता। जो थर्ड पार्टी के पास आपका सामान रहता है, वो तो एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रहता है, उसके अंदर फिजिकल एसेट वाला, कैपिटल एसेट वाली आपको हर तरह की इंडेक्सेशन और एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलता। तो वो चीज जरूर है। परंतु भारत, साची जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सोने की चिड़िया है, और भारत को देखते ही इतना बड़ा निर्यात हो रहा है, भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर का ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हर आदमी दुनिया में ये बात समझ रहा है कि जो सालों हजारों सालों से जो यहाँ पे बात चल रही है कि काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब एक दूसरे से जो ट्रांजैक्शन करने वाली बात है और नोट यूज करने वाली बात है, उसका जो लास्ट माइल है, जो सबसे आखिरी जो सॉल्यूशन है इस चीज का, एक दूसरे पे विश्वास करके और चीजें एक्सचेंज करने का, वो सोना है, और वो खरा उतरा है साल 10 साल। आप सोचिए आज की तारीख में सोना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रहा है, सेंट्रल बैंक क्यों सोना बढ़ा रहे हैं? उसका कारण यही है, सेंट्रल बैंक चाहते हैं यदि डॉलर में किसी तरह की समस्या आए तो उसके पास सोना रहे, अपने देश के लिए तेल खरीदने के लिए और कोई सामग्री निर्यात आयात करने के लिए सोना रखा जा रहा है। हर सेंट्रल बैंक सोने की वही एक सुरक्षित सेंट्रल बैंक जी, इसके जरिए जो एक सुरक्षित निवेश की हम बात करते हैं, सुरक्षा की भावना की बात करते हैं, वो जाहिर तौर पे नजर आती है। और खासतौर से सब्यसाची जी, कहा भी जाता है गोल्ड नेवर ओल्ड। ऐसे में क्या अब हम मान सकते हैं कि जो ये खासतौर से ये तो कोर्ट की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो अब डिजिटल स्तर पर हम देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं जो लोग जाने लगे हैं, वहाँ भी क्या किसी तरह का कोई रिस्क है? क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो उसको कई बार हम चेक कर लेते हैं, या जैसा अभी राहुल जी बता रहे थे कि हमें हॉलमार्क देख लेना चाहिए, डिजिटल में क्या किसी तरह का रिस्क हम मान सकते हैं? देखिए, डिजिटल में ऐसे जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर ही खाली रिस्क वेटेज आपको करना चाहिए, कि जो गोल्ड आपको बेच रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, उसके ऊपर जो रिस्क है, गोल्ड के ऊपर तो कोई रिस्क नहीं है। जैसे आप अभी राहुल जी भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, गोल्ड जो है, गोल्ड के ऊपर रिस्क नहीं है। रिस्क जो है, जो डिजिटल फॉर्म में आपको जो उधर पर जो भी डिजिटल फॉर्म में जो सिक्योरिटी पेपर जो दे रहा है, उसके ऊपर रिस्क है कि कल आप वो जब रिटर्न करने को जाएंगे, वो संस्था आपको रिटर्न वो पैसा देगा कि नहीं। ये जो फिजिकल, अभी जो बोला फिजिकल और डिजिटल के अंदर यही खाली डिफरेंस है, ये एक बड़ा अंतर इसमें आपको दे रहे हैं, बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर आपका वही है, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और सब्यसाची जी आपसे, कि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, निवेशक के तौर पर अगर देखा जाए, तो कितना प्रतिशत हमें पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए? देखिए, जैसे हम बोला है कि इंडियन का जो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रह गया है ना, कि ट्राइड एंड टेस्टेड क्या है कि करीब 80% इंडियन ज्वेलरी में रखते हैं, और 20% वो जो सिक्का बोलिए, आज ठीक है ETF आया है, डिजिटल बोलिए, वो अभी भी वो जो 80-20 का प्रिंसिपल है हमारा हिसाब से वो अभी भी सही है। का डिजिटल फॉर्म में आप रखेंगे और उसका रखने के बाद आपका टैक्स का थोड़ा बेनिफिट मिलते हैं, और ये सब जो है। बिल्कुल, इस पर राहुल जी आपकी भी राय मैं लेना चाहूंगा कि कैसे पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब डिजिटल माध्यम पर हम चलते हैं और जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले दिनों स्टॉक मार्केट की स्थिति रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए, सोने की अभी पिछली बढ़त देखते हुए और स्टॉक मार्केट की और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं देखते हुए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 30-40% या 50% तक भी अब आपको सोना रखना चाहिए अगले 4-5 साल। तो मेरा ऐसा मानना है, जब तक ये चीजें कंसोलिडेट नहीं होती तब तक सोना सेफ इन्वेस्टमेंट है, अच्छी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। और फिजिकल सोना, जैसे सब्यसाची जी ने बताया, आधी रात को आप आराम से कैश कर सकते हैं, बैंक तो बंद हो सकता है, तो सोना आप आधी रात में भी कैश कर सकते हैं, इससे बड़ी चीज नहीं है। लास्ट माइल में गृहिणी कहाँ से पैसा लाएगी, कभी भी कन्वर्ट करना है जी। आप इंडियन मूवीज में देखिए, दिखाया गया है कि सोना इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी अगर जो रील में दिखाया जाता है वो रियल में भी है, और यही सोने की खासियत भी कि उसके ज़रिए जो भविष्य है, लोग चाहते हैं कि सुनहरा रहे और जो उसकी चमक है बरकरार रहे, और साथ ही साथ उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी चमकता रहे। फिलहाल राहुल जी और सब्यसाची जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, सही समय क्या है और सही तरीका भी। अलग अलग राय हैं विशेषज्ञों की, लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी जब भी आप सोना खरीदने जा रहे हैं, फिर चाहे फिजिकल गोल्ड की हम बात करें या डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म की भी हम बात करते हैं, तो कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। और ख़ासतौर से जो पोर्टफोलियो है आपका, उस पर भी आप ध्यान दें। कम से कम 10 से 15% आप इसको लेकर चल सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो इसमें नज़र आता है। लेकिन आवश्यकता तो सिर्फ जानकारी की। आप जितने जागरूक रहेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आपको शायद आने वाले समय में मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।